Hello students, welcome to B.Ed first semester classes. Today I will teach you philosophical and sociological perspective of education. शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। इसके पहले की क्लास में हमने शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ पढ़ा था। आज की क्लास में हम शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। शिक्षा एक व्यापक संप्रत्यय है। शिक्षा को लेकर दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों व अन्य विषय क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। अनेक विचारों के आलोक में हम शिक्षा के प्रति प्रगति का निर्धारण अधोलिखित कड़ों में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि शिक्षा के प्रकृति के विषय में विभिन्न दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। पहला कह रहा है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब हम जानेंगे शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया कैसे है, जो उसकी प्रकृति कैसे है कि वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आप ये तो जानते होंगे कि कोई मनुष्य समाज में ही जन्म लेता है और उसका एक अभिन्न अंग होता है, और अगर समाज को देखा जाए तो समाज भी मनुष्य से बनता है। बिना मनुष्य के समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा है। जब मनुष्य सब कुछ समाज में रहकर ही सीखता है और साथ ही उसके विकास से समाज का विकास होता है, तो ये तो आप मानेंगे ही कि मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा से ही मनुष्य का सामाजिक विकास होता है। अतः यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें क्या लिखा है? सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के 3 प्रमुख अंग हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये इतना आवश्यक है कि शिक्षक कभी कभी सामने उपस्थित होकर सिखाता है तो कभी कभी पर्दे के पीछे रहकर। इसमें ये जो लाइन लिखी है पर्दे के पीछे रहकर, इसका ये मतलब नहीं कि कोई पर्दा है उसके पीछे जाकर शिक्षक सिखा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम समाज में रह रहे हैं, समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं से हम अपने अनुभवों द्वारा जो सीखते हैं, सीखने का कार्य क्या हो रहा है? एक शिक्षक मतलब जो सीख रहा है, तो इसका मतलब कोई शिक्षक हमें सिखा रहा है। शिक्षक का अर्थ ही होता है जो हमें सिखाए। तो हम अगर समाज से सीख रहे हैं तो वो भी तो एक शिक्षक हुआ हमारे लिए। तो वही कह रहा है कि कभी कभी वो सामने रहकर सिखाने का मतलब तो डायरेक्ट विद्यार्थी और स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उससे तात्पर्य ले रहा है। और यहाँ कभी कभी पर्दे के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे का मतलब है जैसे हम अपने समाज में होने वाली विभिन्न घटनाओं से, समाज से, परिवार से, अन्य घटनाओं से जो सीखते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ रहा है। उसके बाद कह रहा है शिक्षा एक अनवरत गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक अनवरत गतिशील प्रक्रिया है। कैसे? शिक्षा की प्रकृति गतिशील होने के कारण यह निरंतर आगे की ओर बढ़ती रहती है और इसकी यही गति मनुष्य और समाज को विकास की ओर ले जाती है। गतिशील होने के कारण इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। जैसे समय और परिस्थितियों के अनुसार इसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ आदि में निरंतर बदलाव होता है। अपनी इसी गतिशीलता के प्रकृति के कारण यह पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इसी गुणों के कारण इसे गतिशील माना जाता है। जैसे इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक किसी भी रूप में सदैव चलती रहती है। ये औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, अभी जब हम शिक्षा के प्रकार पढ़ेंगे इसकी अगली हेडिंग, तो उसमें ये आएंगे और उसमें हम आपको ये विस्तार से समझाएंगे। अभी आप केवल इसके अंतर्गत इतना समझ लीजिए कि गतिशील प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक किसी भी रूप में सदैव चलती रहती है। फिर कह रहा है शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कैसे है? जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। शिक्षक भी किसी उद्देश्य को लक्ष्य बनाकर ही शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करता है और शिक्षार्थी भी किसी उद्देश्य से ही शिक्षा ग्रहण करता है और इसी के हिसाब से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए आप बीएड कर रहे हैं तो क्या आपके इस बीएड करने के पीछे कोई उद्देश्य निहित नहीं है? तो आप यही कहेंगे ना कि हाँ उद्देश्य है। इसीलिए शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कही जा रही है। बिना उद्देश्य के तो इंसान कोई भी कार्य ना करे। जिसके उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों को दृष्टिगत रखते हुए एवं निश्चित किए जाते हैं, जिससे कि दोनों विकासोन्मुख हो सके, मतलब व्यक्ति और समाज दोनों विकासोन्मुख हो सके, मतलब विकास की ओर अग्रसर रहे, विकास की ओर बढ़ सके। वही कह रहा है कि इसीलिए शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है।
आगे शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक भी होता है। कह रहा है शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा के कुछ नियम सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का अर्थ होता है जो अटल सत्य हों। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो सूरज पूरब से ही निकलेगा, आज हो चाहे 4 साल बाद हो, वो हमेशा पूरब से, जैसे ये एक अटल सत्य है, ये बदला नहीं जा सकता। उसी को कहते हैं कि सार्वभौमिक होते हैं। कह रहा है इसके कुछ नियम सार्वभौमिक हैं जो सभी स्थानों पर इसकी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि आदि का निर्धारण में मार्गदर्शन करते हैं। पाठ्यचर्या बनाने में, उसकी शिक्षण विधि, मतलब शिक्षण विधि माने जैसे किस तरह से शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाएगा उसे शिक्षण विधि कहते हैं। आदि का निर्धारण में उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, मतलब उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में धर्म, दर्शन, संस्कृति, शासन, प्रशासन व आर्थिक व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में, जब शिक्षा का स्वरूप का निर्धारण किया जाता है तो धर्म का, दर्शन का, संस्कृति, हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसका, शासन प्रशासन का या आर्थिक व्यवस्था, उसके पास कितना आर्थिक व्यवस्था है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन व्यवस्थाओं के अनुरूप भी शिक्षा अपना स्वरूप धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का स्वरूप कलात्मक भी होता है। कलात्मक मीन्स कला वाला है, किंतु इसे विशुद्ध कला के रूप में नहीं प्रकट किया जा सकता, क्योंकि शिक्षक चित्रकार, वस्तुकार, संगीतज्ञ आदि की भांति स्वच्छंद नहीं हो सकता। किंतु शिक्षा के द्वारा शिक्षक अपने विचारों, आदर्शों और छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है और उस प्रस्तुतिकरण में सौंदर्य का शोध निहित रहता है। पहले देखिए कला क्या होती है जिसमें सौंदर्य हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे एक चित्रकार है वो स्वच्छंद है, कोई भी वस्तुकार है, संगीतज्ञ है, वो स्वच्छंद है। उसका जब मन करेगा वो तब पेंटिंग बनाएगा। जब इंसान का मन करता है और वो तब वो कोई काम करता है तो वो कार्य बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही, मतलब उसके अंतरात्मा से निकलकर जब कोई चीज़ आती है तो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने जाता है तो उसका ऐसा नहीं कि जब उसका मन करता है वो तब पढ़ाता है। उसकी रोज़ की ड्यूटी है, उसे रोज़ स्कूल जाना है, रोज़ पढ़ाना है बच्चों को। तो वो उसके वहाँ स्वच्छंदता का भाव नहीं है, वहाँ एक तरीके से हल्की बाध्यता भी आती है कि वो प्रतिदिन का उसका कार्य है, ड्यूटी के तरीके है। तो उसी में कह रहा है कि उसमें प्रस्तुतिकरण में टीचर के, मतलब जैसे शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो जो प्रस्तुतिकरण कर रहा है उसमें सौंदर्य का शोध तो होता है, लेकिन उसे हम कला, वो क्या कहते हैं, मतलब क्या इसमें लिखा है ना, शिक्षक को विशुद्ध कला नहीं कह सकते। उसकी जो शिक्षा है उसको हम, कलात्मक तो शिक्षा है, शिक्षा का स्वरूप कलात्मक है, लेकिन वो विशुद्ध कला नहीं कहलाएगी। तो आगे है, इसीलिए शिक्षा विशुद्ध कला भले ही ना हो किंतु कला की श्रेणी में आती है। कला की श्रेणी में इसीलिए आ रही क्योंकि उसमें एक सौंदर्य निहित होता है। ठीक है, अब आगे की क्लास में हम शिक्षा के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।